मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को जोखिम के अनुसार बांटना। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग एसेट क्लास में ही नहीं निवेश बांटना होता है, बल्कि विभिन्न एएमसी और अलग अलग कैटेगरीज या फिर मार्केट कैप में एक्सपोजर से भी हासिल किया जा सकता है। समझेंगे डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो से अनचाहे निवेश और फंड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट है, परिचय करा दें। पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। पंकज और क्षितिज, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस हमेशा से पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, पंकज जी, क्यों ज़रूरी, क्या इसका इंपॉर्टेंस होती है किसी के पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने के लिए? स्वाति नमस्कार। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर रिटर्न मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल जरूरी है ही, लेकिन पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो ये भी बहुत जरूरी है। अब रिस्क जो होता है दो तरह से हो सकता है, एक जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। यानी कि अगर मैं सिस्टमेटिक रिस्क की बात करूं तो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, नेचुरल क्लेमिटी हो या आपका इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट चेंज हो, इसका फर्क पूरे मार्केट पर पड़ सकता है। लेकिन कुछ रिस्क इस तरह का हो सकता है कि मान लीजिए चाहे भले ही वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, बट एक कंपनी में स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से वहां पर नुकसान हो गया, या मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से रिस्क हो सकता है। तो ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कोशिश ये होती है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स हो जिनके बीच में जो कोरिलेशन है वो लो हो, और साथ ही यदि एक ही सेक्टर भी हो, उसकी यदि एक से अधिक अलग कंपनीज हो, तो आपका ये जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्क को कम करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स मिल सके। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खेल रिस्क और रिटर्न का है। अलग अलग एसेट क्लास का जो रिस्क और रिटर्न का पैमाना होता है वो अलग होता है, और डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ हम एक एंगल से नहीं देख सकते। क्षितिज, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना नहीं होता है। हम ब्रॉडली एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, पर इसको बहुत ही बारीकी से समझना ज़रूरी है। इसकी बहुत सारी परतें, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मैं आपसे समझूंगी दो तीन या जितने भी तरीके हैं जिसमें अलग अलग लेवल्स पर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। एसेट क्लास तो हो गया ही, जिसमें डेट है, इक्विटी है, आपका रियल एस्टेट है, आपका कमोडिटी है, उसमें तो है ही। लेकिन विद इन आपके पोर्टफोलियो भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डाइवर्सिफाइड होने ज़रूरी हैं। वो कौन से हैं? धन्यवाद स्वाति। एंड जैसे पंकज जी ने बोला, मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि दैट जो पोर्टफोलियो लेवल पे जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो एक तो एसेट क्लासेस हो गए आपके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रिजल्ट ऑफ ये डाइवर्सिफिकेशन, जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके 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 दो एंड रिजल्ट हैं जो हम चाहते हैं हमेशा। एक तो आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और स्लीप जो आपकी मिलनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कि आपको स्लीप डिप्राइव नहीं होगी कल सुबह उठ के मार्केट में क्या होने वाला है या कहाँ आपने पैसा लगा रखा है वो सेफ होगा कि नहीं होगा। और दूसरा बेटर रिटर्न। सो डाइवर्सिफिकेशन एक तो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और बेटर रिटर्न, दोनों चीजों के लिए जरूरी है, क्योंकि जहां कोरिलेशन नहीं होता, मान लीजिए जैसे आपने बोला कभी ग्लोबली क्राइसिस आ रखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया या फिर कोविड आया, तो उस समय गोल्ड आपको ऊपर गया, इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा था, फिक्स्ड इनकम इंडिया में अच्छा नहीं कर रहा था, तो गोल्ड अच्छा कर रहा था, तो आप डाइवर्सिफाई करने लगे अपने आप को। सो एक तो एसेट क्लासेस हो गए, दूसरा विद इन दोज एसेट क्लासेस, मान लीजिए इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड या लिक्विड, जो है जो भी हम एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं पांच यहाँ पे, उसमें आप फर्दर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इक्विटी लेते हैं स्वाति। इक्विटी में आपने क्या किया, आपने एक लार्ज कैप फंड ले लिया, आपने एक मल्टी कैप चाहे फोकस स्ट्रेटजी का या फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, साथ में एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड ले लिया, या आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा तो आपने एक सेक्टोरल बेट ले लिया, चाहे वो बैंकिंग लिया या आईटी लिया, जो आज की डेट में अच्छा आईटी नहीं कर रहा है बट आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। तो आपने फर्दर पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड्स ले लिए। देखिए स्वाति, स्टडीज हैं ये, जो अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात पंकज ने करी है। आप अगर 2022 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस समय मैं थोड़ा सा ध्यान लेके जा रहा हूँ बिकॉज स्टॉक्स की तरफ, बिकॉज
इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अंडरलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, और जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें समझना ये जरूरी है कि दैट नीचे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिजनेसेस ही हैं। जब आप 20-22 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 90% ऑफ योर जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है, या 25 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टेकन केयर है मोर और लेस आपका। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ही की बात को आगे लेके जाऊंगा कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नॉन कोरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड आया नहीं आया, आपका वो जो एक रूटीन है, खाने पीने की चीजें हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं, वो चलते रहेंगे आपके। सो आप डाइवर्सिफाई करते हैं 4-5 म्यूचुअल फंड लेके, और जहां पे आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप अंडरलाइन स्टॉक्स इनके आते हैं। तो एक तो इक्विटी में आपका ये हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फिक्स इनकम में आप क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी ऑफ योर पेपर, आप मान लीजिए कुछ पैसा आपका 3 साल का है, कुछ 5 साल का है, कुछ 1 साल का है, तो आप डाइवर्सिफाई करते हैं उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके। 1 साल का पैसा आपने किसी आर्बिट्राज फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में लगा दिया, 3 साल का पैसा आपने 2.5 से 3 साल के मॉडिफाइड ड्यूरेशन के किसी फंड में लगा दिया, 4 से 5 साल का पैसा आपने एक एसडीएल या पीएसयू बॉन्ड फंड में लगा दिया, तो आपने वहां पे डाइवर्सिफाई किया। सिमिलरली रियल एस्टेट में आपको रेंटल यील्ड बेटर चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि वहां पे 6-7-8% यील्ड मिल सकती है। और जहां आपको रेंटल यील्ड आप 2-3% या फिर अपनी फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी में रहना खुद पसंद करना चाहते हैं, राइट नाउ आप सिर्फ बाय करना चाहते हैं, वहां पे आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली। तो हर प्रॉपर एसेट क्लास में भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है करना। बोला कि एसेट एलोकेशन, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि ब्रॉडली विद इन एसेट क्लास है, लेकिन उस एसेट क्लास के अंदर के भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सही डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पर एक यहाँ पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने डाइवर्सिफाई किया है अपना पोर्टफोलियो, पर होता ये है पंकज जी कि हम डाइवर्सिफाई की जगह ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। कई लोग सही से शायद इसका मतलब नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको समेट लो। जैसा कि हमारे सामने ही कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे निवेशकों के सवाल आते हैं, उन्होंने जितना मुमकिन हो उतने तमाम मार्केट कैप में या कितने सारे फंड में निवेश करके रखा है सोच समझ कर कि शायद उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कब हो जाता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन का फर्क कैसे मालूम करें? बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसा आपने पहले ही कहा और क्षितिज ने भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पहले एसेट एलोकेशन जरूरी है, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लास के बीच में हम कई बार देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, बट उस वक्त पर गोल्ड बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर उस वक्त पर आपके डेट, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो डेट ओरिएंटेड या फिर बॉन्ड्स हो, उनके रिटर्न्स बेटर दिखाई दे रहे होते हैं, तो हम एसेट क्लास में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें विद इन एसेट क्लास इक्विटी शेयर्स की, तो होता यह है कि कोशिश ये रहती है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स, क्योंकि सभी सेक्टर्स हर समय पर एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं, और कई सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके बीच में लो कोरिलेशन होता है, यानी कि यदि एक चीज में महंगाई में प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे संबंधित जो दूसरी चीज होती है, मान लीजिए आप कह लीजिए कि मेटल और ऑटोमोबाइल, अगर मेटल का प्राइस बढ़ेगा वहां पर, तो उसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पर प्रॉफिट कम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि दो सेक्टर्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो पुअर है, और यदि आपके पोर्टफोलियो में दोनों होंगे तो उससे यह होगा कि यदि एक जगह पर आपका प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरी जगह पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस वजह से हम डाइवर्सिफाई करते हैं विद इन द एसेट क्लास, बिटवीन द सेक्टर्स, बिटवीन मार्केट कैप, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। लेकिन जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं वो तो सही है, लेकिन स्टडीज कहती हैं कि आपके पास यदि 20 स्टॉक्स हैं तो विद इन 20 स्टॉक्स जो डाइवर्सिफिकेशन होगा उसका जो फायदा मिलेगा, उसके बाद यदि आप 21 स्टॉक भी ऐड करते हैं तो उतना ज्यादा इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड में 20 नहीं बल्कि 30, 40, 50 स्टॉक्स होते हैं अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो तो आपके थोड़े से फंड में मिल सकता है। यानी कि आपने यदि एक मल्टी कैप फंड ले लिया या एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया तो वहां पर भी काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। फिर भी
यदि इन्वेस्टर चाहे तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, 3 तरह के आपने मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड ले लिए तो उसमें आपको विद इन द सेक्टर्स भी मिल जाएगा और प्लस मार्केट कैप के हिसाब से भी आपको यहां पर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। जब आप इस तरह से कई फंड्स ले लेते हैं, कुछ एक से ज्यादा मल्टी कैप, एक से ज्यादा फ्लेक्सी कैप, एक से ज्यादा स्मॉल कैप, तो यहां पर क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं। तो जो मकसद होता है डाइवर्सिफिकेशन का कि पूरे मार्केट में से आप कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स बाय करें ताकि आप बेंचमार्क को बीट कर सकें। बट यदि आप पूरा ही मार्केट बाय कर लेंगे तो फिर आपके रिटर्न्स मार्केट से बेहतर कैसे हो सकते हैं? तो एक तो रिटर्न्स में फर्क पड़ेगा और दूसरा जो मकसद है रिस्क को कम करने का वो भी यहां पर डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन या एक ही तरह के सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक, एक ही तरह के मार्केट कैप में बहुत सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना ये शायद फायदेमंद नहीं होगा, बट इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर यह भी देखा गया है कि या तो बहुत ही लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो बना देते हैं निवेशक, या फिर स्मॉल कैप बहुत सारे पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो बना लेते हैं। और ऐसे हमने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं अपने शो में, और पंकज जी हमारे साथ रहे हैं, क्षितिज भी हमारे साथ रहे, इन केस स्टडीज़ को हमने इनके साथ स्टडी किया है कि कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन से ओवर डाइवर्सिफाई कोई ऐसा पोर्टफोलियो हो जाता है जब आप मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। क्षितिज, स्पेशली विद इन इक्विटी, आपने बोला कि हर एक एसेट क्लास में अपना एक अलग डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी पोर्टफोलियो में ही अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 4 तरीके हैं इक्विटी में निवेश करने के लिए। एक तो डायरेक्ट इक्विटी है ही, जिसमें आप स्टॉक मार्केट पे पैसे डालते हैं। फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इक्विटी में वहाँ भी पैसा जा रहा है। फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वो भी इक्विटी निवेश का एक तरीका है। ये और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आप निवेश करते ही हैं। तो इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए मानिए 4 विकल्प हैं किसी निवेशक के पास, तो कैसे अचीव किया जा सकता है? ये तो हमें मालूम है कि चलिए म्यूचुअल फंड में विद इन कैटेगरीज जो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर विद इन एक एसेट क्लास के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए? तो स्वाति, ये जब हम बात करते हैं, दीज आर वेरियस व्हीकल्स, ये व्हीकल्स हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को या फिर आपकी गोल प्लानिंग को अचीव करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया, डायरेक्ट स्टॉक्स, पीएमएस, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये 4 एक रूट्स हैं जिसके थ्रू आप इक्विटी में एलोकेशन ले सकते हैं। और चारों जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर दूसरा नहीं ले सकता है, बट जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, आप और मैं कोई भी सिप कर सकता है, एंड वन कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज 100 रुपीज की सिप से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पीएमएस जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वो एक स्पेशल सर्विस है जहाँ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए 50 लाख से शुरू करके आपके लिए एक स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर्म आउट करता है, कार्व आउट करता है। और वो डिपेंडिंग ऑन उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, जैसे हमारे यहाँ लॉन्ग ओनली फिलॉसफी है, हम अपने कंपनी सेक्टर में जो पीएमएस कर रहे हैं, सो उसमें आप 50 लाख, बिकॉज सेबी का रेगुलेशन है, तो उससे आपका पोर्टफोलियो और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। तो उसमें उसकी स्किल सेट के ऊपर आप स्टॉक्स आपके लिए बाय करता है, क्योंकि पावर ऑफ अथॉरिटी आपने पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजर को दी होती है। उसमें डिफरेंशिएशन ये है कि आपका पोर्टफोलियो आपका है स्वाति, मेरा है, पंकज जी का पोर्टफोलियो पंकज जी का है। हर पीएमएस क्लाइंट का पोर्टफोलियो डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड में एक पूल है जिसमें सबको एक कॉमन नाम मिलती है, हर चीज कॉमन होती है। डायरेक्ट स्टॉक्स, अगर आपके पास समय है, मैं फिर ये चीज बहुत दोबारा रिपीट करूंगा, जो क्लाइंट्स ये देख रहे हैं, अगर उनके पास समय है, वो फोकस कर सकते हैं इस चीज पे, वो स्टडी कर सकते हैं, बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स खुद करें। अदरवाइज मेरा सुझाव ये रहेगा, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट फील्ड है, ये ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है। या तो फिर आप अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और पीएमएस कर रहे हैं और आप कुछ कॉमन टॉप कैटेगरी के स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो समझ आता है। अदरवाइज अगर आपके पास समय, आप खुद करें, अदरवाइज आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दीजिए। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो एक ऐसे कैटेगरी के लिए फंड कैटेगरी बनाई है स्वाति, जहां पे आप मिनिमम 1 CR का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहां पे आप लिस्टेड ही नहीं, अनलिस्टेड इक्विटीज में, अनलिस्टेड रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स में,
या कुछ और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कोई भी क्लाइंट जो देख रहा है, मान लीजिए एक एचएनआई है जो चारों चीजें कर सकता है, उसके लिए मेरा ये रहेगा कि 50% वो म्यूचुअल फंड में करे, 25 से 30% वो पीएमएस में करे, 10 to 20% वो अपना एएफ में करे और 5 से 10% डायरेक्ट स्टॉक्स करे। एक ऐसा क्लाइंट जिसका कॉर्पस 1 से 2 करोड़ है, वो एक पीएमएस करके बाकी अपना म्यूचुअल फंड करे और थोड़ा बहुत एलोकेशन डायरेक्ट स्टॉक्स में रखे। एक क्लाइंट जिसका कॉर्पस लगभग 1 करोड़ के आसपास का है, उसका सुझाव यही रहेगा कि वो इनिशियली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे, क्योंकि पीएमएस में भी हम 18-20 स्टॉक्स कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, which is that on a higher side है, तो आप एक पीएमएस ले सकते हैं साथ में। जिसका 70-75 लाख का कॉर्पस है, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन टूल एक ही है कि वो 4 से 5 अच्छे म्यूचुअल फंड लें। उसमें भी आप कॉमन स्टॉक्स निकालेंगे तो 130-140 कॉमन स्टॉक्स आएंगे, तो थोड़ा ज्यादा है, बट उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि हर पोर्टफोलियो मैनेजर का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड लें और उसमें इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें पोर्टफोलियो में, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। पंकज मटपाल और क्षितिज महाजन हमारे साथ है। आइए अब समझना जरूरी है कि स्टाइल बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन ये भी एक तरीका हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करने का। पंकज जी, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट क्लास के लेवल पर नहीं है, उसके और भी कई पहलू हैं जिसको ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। मैं स्टाइल बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन पर आपसे जानना चाहती हूँ। यूजुअली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पोर्टफोलियो में ग्रोथ या फिर वैल्यू स्टाइल, इन स्टाइल के निवेशकों को बाजार के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। क्या इस लेवल पर भी एक जो निवेशक है वो सही डाइवर्सिफाई कर सकता है? बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा, क्योंकि सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन विद इन द सेक्टर्स नहीं है कि मतलब अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक अपने बाय किए, लेकिन एक ही सेक्टर में भी हो सकता है लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। फिर आपने जैसा कहा स्टाइल, तो ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल, मतलब कि ऐसी कंपनीज जहां पर की हो सकता है कि वो वैल्यूएशन उसकी बहुत चीप ना हो, लेकिन आप वहां पर ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। बट और ऐसा हो सकता है कि एक ही सेक्टर में ऐसा कोई स्टॉक, ऐसी कोई कंपनी जो कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हो और जहां पर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हो, अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो, तो स्टाइल अलग हो सकता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जैसे कि बॉटम अप्रोच है या फिर टॉप डाउन अप्रोच है, इस तरह की भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं फंड मैनेजमेंट में। तो आपको हमेशा आप विद इन द जब सेक्टर्स की बात करें कि सेम सेक्टर की कंपनीज हैं, वो मारुति है या फिर वो टाटा मोटर्स है, लेकिन हो सकता है कि उनका जो फंड मैनेजमेंट का स्टाइल है उसके लिए वो अलग हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप के साथ में एक वैल्यू फंड भी है, तो इससे भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। क्षितिज, एक बात बताइए कि कई बार जब हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हमने अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो पोर्टफोलियो क्लीनअप के टाइम पर यूजुअली क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस भी सॉल्व हो जाए और जो अनचाहे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं या फिर फंड है या फिर एसेट क्लास है उसे निकालने में मदद मिल पाए? स्वाति, कई बार मैंने आपके साथ ही कई क्लाइंट क्वेरीज को हमने इकट्ठे स्टडी किया है, जहां पे हमने 8-8, 10-10, 12-12 फंड्स देखे हैं। अब देखिए, हर फंड में अगर वो फोकस फंड कैटेगरी नहीं है, आप 60, 70, 80, कुछ स्मॉल कैप में 80 स्टॉक्स भी हैं, पर जब आप यूनिक स्टॉक्स निकालते हैं अपने फंड्स में, अगर वो 250-300 हो रहे हैं, तो रादर देन कि आप इतने फंड्स लेके बैठे, आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, बिकॉज आपका रिटर्न इंडेक्स से बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इंडेक्स ही पूरा ले लिया, आपने पूरा बाजार बाय कर लिया। सो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियोज में। सो अगर आपके पास 2 ग्रोथ स्ट्रेटजी के फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड में ज्यादातर लोगों को इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स है वो लार्ज कैप फंड लें, अदरवाइज आप निफ्टी 50 ले लीजिए और साथ में एक मल्टी कैप, दो फोकस फंड ले लीजिए और साथ में एक मिड कैप या लार्ज मिड कैप कैटेगरी का फंड लीजिए। बिकॉज उसमें क्या होता है, आप अगर ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो निकालते हैं तो आपको कोई 100-110 यूनिक स्टॉक्स मिलते हैं, जहां पे कॉमन स्टॉक्स हो सकते हैं पर यूनिक आपको उतने मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली हम बोल रहे हैं 25-30 स्टॉक्स काफी होते हैं अगर आप पीएमएस कर रहे हैं, पर म्यूचुअल फंड में इसलिए 110 स्टॉक्स चल सकता है बिकॉज हर पोर्टफोलियो मैनेजर का स्टाइल अलग होता है। मान लीजिए स्वाति पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उन्होंने रिलायंस ले रखा है, अब मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ 6%, मैंने ले रखा 8%,
पंकज जी ने ले रखा है 4%। तो डिफरेंट एलोकेशन है। सो सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं, आप यूनिक टॉप होल्डिंग्स निकाल सकते हैं जो वेरी इजीली अवेलेबल है वेबसाइट पे। 10-10 आपने निकाल ली, आप देखेंगे एवरेज अगर हर फंड में वही कॉमन स्टॉक्स है, देन आप उसमें से कुछ फंड से रेट अपना दीजिए और उसको शिफ्ट कीजिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड में जो कॉम्प्लीमेंटिंग। किसी का अगर बैंकिंग में सेक्टर में वेटेज ज्यादा है आज की डेट में, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जो आज की डेट में सेक्टर, मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्रियल बेटर लग रहे हैं आपको, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लीजिए। सो इसलिए वैल्यू को ऐड करना ग्रोथ स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो में जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास वो कॉमनिटीज बढ़ जाएंगी। सो आपका रिटर्न इंडेक्स से बेटर नहीं हो पाएगा, फिर इंडेक्स की तरह आपको 12-13% ही रिटर्न आएगा। तो उससे अच्छा तो आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप इतनी मारामारी कर रहे हैं फंड्स ले रहे हैं। पर अगर आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं जो इंडिया में एक्टिव मैथड में पॉसिबल है, तो पहली चीज आप नंबर ऑफ स्टॉक्स जब निकालें तो उसमें से फंड्स कम करें जहां पे कॉमन स्टॉक्स बहुत ज्यादा है या कॉमन सेक्टर्स बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप कॉम्प्लीमेंटिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स को वाला पोर्टफोलियो या डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो ऐड करें। तीसरा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा हाई है, तो उसमें आप मिड कैप कैटेगरी के या लार्जर मिड कैप कैटेगरी फंड ऐड करें। चौथा, अगर आप वेल रेड हैं और मार्केट में अच्छे से आप रिव्यू करते हैं और आपको सेक्टर पे कोई बेट आपका अच्छा है, तो आप एक सेक्टोरल फंड भी ऐड करें। सो ये ओवरऑल बास्केट आप जब 5-6 फंड की या 4-5 फंड की बनाते हैं, तो यू आर वेरी मच गियर अप की जहां पे आप इंडेक्स को 2 से 3% से आप इन लॉन्ग रन बीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वही 10-12 फंड्स लेके बैठे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है इच अदर और सेम फंड सेम सेक्टर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो आपका रिटर्न मोर और लेस इन लाइन विद इंडेक्स ही रहेगा। अगर निफ्टी 50 नहीं रहा तो BSE 200 रहेगा। तो आज हमने की खास चर्चा डाइवर्सिफिकेशन की। बहुत धन्यवाद पंकज जी और क्षितिज का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।